नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं और बजट पर बहस के साथ आपके सामने हाजिर हूं मैं वैशाली। आज जैसा कि छत्तीसगढ़ में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अपना बजट पेश कर दिया, इसी पर हम चर्चा करेंगे। बता दें कि आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के वित्तीय वर्ष 2026-27 का ये बजट पेश हो गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने साय सरकार का तीसरा बजट पेश किया। इस बजट में गुड गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी और ग्रामीण शहरी विकास पर जोर है। पुलिस थानों और साइबर थानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। औद्योगिक क्षेत्रों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़े प्रावधान किए गए। स्वास्थ्य, शिक्षा, सिंचाई और महिलाओं के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया गया। राज्य की कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एयरपोर्ट और मोबाइल टावर परियोजनाओं को शामिल किया गया है। कैसा है ये बजट, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो बता दें कि बजट में सुरक्षा पर खास ध्यान दिया गया है। 15 नए पुलिस थानों और 5 साइबर थानों की स्थापना होगी। साथ ही महिला थानों की संख्या बढ़ाई जाएगी। तेलीबांधा रायपुर थाना का नवीनीकरण और सीन ऑफ क्राइम यूनिट के लिए 3 करोड़ का बजट रखा गया। वन संरक्षण के लिए 930 करोड़ रुपए और 1000 नई भर्ती की योजना है। औद्योगिक विकास के लिए 23 नए क्षेत्रों में 250 करोड़ का प्रावधान किया गया। धमतरी में 4 मंजिल प्ले एंड प्लग फैक्ट्री का निर्माण होगा। नगर पालिकाओं और पंचायतों के लिए मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना में 200 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान है। पर्यटन के लिए 3 एयरपोर्ट पर 80 करोड़ और राज्य के सीसी वायु योजना के लिए 30 करोड़ निर्धारित किए गए हैं। जल संसाधन विभाग के लिए करीब 3500 करोड़ और शुद्ध पेयजल के लिए 50 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान रखा गया। स्वास्थ्य, शिक्षा और महिलाओं के लिए कई योजनाएं पेश की गई हैं। महतारी वंदन, रानी दुर्गावती योजना, आंगनबाड़ी केंद्र और नर्सिंग व मेडिकल कॉलेज पर भी विशेष ध्यान दिया गया। बस्तर और सरगुजा में रोजगार, कृषि और डिजिटल कनेक्टिविटी का बढ़ावा देने के लिए अलग बजट रखा गया है। ये कुल बजट अब 1,72,000 करोड़ रुपए तक का पहुंच चुका है। आज सरकार का पहला बजट ज्ञान और दूसरा बजट गति की थीम पर थे। इस बार की हमारी थीम संकल्प है। संकल्प के माध्यम से हमने समावेशी विकास, अधोसंरचना, निवेश, कुशल मानव संसाधन, अंत्योदय, लाइवलीहुड तथा पॉलिसी से परिणाम तक जैसे विषयों को प्रमुखता से शामिल किया है। हमारा यह बजट यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ की संकल्पना की जरूरतों के अनुरूप तैयार किया गया है। हमारी सरकार मिशन मोड में काम करने पर यकीन रखती है। इसके लिए हमने 5 मुख्यमंत्री मिशन बनाए गए हैं, जिसमें पहला है मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन, दूसरा मुख्यमंत्री एआई मिशन, तीसरा मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, चौथा मुख्यमंत्री स्टार्टअप मिशन एवं 5वां मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन है, जिसके माध्यम से प्रदेश। बजट का साइज है, आप देख रहे हैं कि 1,72,000 करोड़ इस साल का बजट है, जिसमें से 26,500 करोड़ कैपिटल एक्सपेंडिचर है और बाकी राजस्व व्यय है। ये बजट का आकार किस तरह से 5,000 लगभग 5,000 करोड़ से बढ़ते हुए आगे बढ़ा है। एक ओवरव्यू आप देख सकते हैं कि जो राजस्व प्राप्तियां हैं वो 1,43,000 करोड़ होंगी, जिसमें राज्य की स्वयं की प्राप्तियां 70,000 करोड़ और सेंटर से जो हमको प्राप्तियां होती है वो 66,000 करोड़ होंगी। और कैपिटल रिसीट जो मूल रूप से लोन होता है 29,000 करोड़ का होगा। टोटल रिसीट्स जो होंगे 1,72,000 करोड़ होंगे, 1,72,000 करोड़ होंगे, जिसमें से राजस्व व्यय 1,45,000 करोड़ और पूंजीगत व्यय जो है वो 26,500 करोड़ होगा। और इस तरह से जो राजस्व घाटा जो है 2,000 करोड़ का है। और कैपिटल असिस्टेंस जो एससीए है भारत सरकार का, नरेंद्र मोदी जी जो 50 साल की इंटरेस्ट फ्री लोन की सुविधा रिफॉर्म के आधार पर प्रोवाइड करते हैं, उसमें हमको जबरदस्त सफलता मिली पिछले 2 सालों में। और पिछले साल 6,200 करोड़ रुपए हमको प्राप्त हुआ था, इस बार 7,000। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने जिस तरीके से आज विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का संकल्प थीम पर आधारित 1,72,000 रुपए
करोड़ का ये बजट पेश किया। बजट पेश होते ही राजनेताओं की प्रतिक्रिया भी यहां पर आना शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बजट पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सरकार पर जमकर निशाना साधा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि ये बजट गति का नहीं बल्कि दुर्गति का बजट है। उन्होंने कहा कि ये संकल्प का नहीं भ्रष्टाचार का बजट है। नई नई योजनाएं भ्रष्टाचार करने के लिए लाई गई हैं। उन्होंने कहा कि शब्दों का मायाजाल बुना गया और इस बजट में प्रदेश के युवाओं के लिए कुछ नहीं, प्रदेश की महिलाओं के लिए कुछ नहीं, नौकरी के नाम पर झुंझुना पकड़ा दिया गया। जो हड़ताल कर रहे हैं उनकी छोटी छोटी मांगे हैं, लेकिन सरकार उन्हें भी पूरा नहीं कर पा रही है। तो आपको बता दें कि आज छत्तीसगढ़ में बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ये बजट पेश किया। 1,72,000 करोड़ रुपए का ये बजट पेश हुआ, लेकिन विपक्ष कांग्रेस की तरफ से इस बजट पर प्रतिक्रिया आना भी शुरू हो गई है। कांग्रेस इसे कह रही है कि ये भ्रष्टाचार का बजट है। कांग्रेस इस बजट को भ्रष्टाचार का बजट बता रही। वहीं सरकार, विष्णुदेव सरकार की ये बजट पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये बजट सभी को ध्यान में रखकर बनाया गया बजट है। इस बजट से सभी को लाभ मिलेगा, चाहे महिलाएं हैं, युवा हो, नौकरी का प्रावधान किया गया है, व्यापारी वर्ग का इसमें ध्यान रखा गया। साथ ही छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो ये बजट है, हर वर्ग को ध्यान में रखकर इस बजट को तैयार किया गया और इस बजट से आने वाले समय भी लोगों को काफी राहत मिलती हुई नजर आएगी। संकल्प की थीम पर यह बजट आधारित था। आपको बता दें बजट पेश हो गया है। आज यहां पर 2026-27 का बजट वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में बजट को पेश किया है। बजट में गुड गवर्नेंस, टेक्नोलॉजी और ग्रामीण शहरी विकास पर जोर दिया गया है। आपको बता दें बजट में सुरक्षा पर खास ध्यान दिया गया। 15 नए पुलिस थानों और 5 साइबर थानों की स्थापना होगी। साथ ही महिला थानों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी ताकि अपराध पर और लगाम लग सके। साथ ही तेलीबांधा रायपुर थाना नवीनीकरण और सीन ऑफ क्राइम यूनिट के लिए 3 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया और वन रक्षण के लिए 930 करोड़ और 1000 नई भर्ती की योजना भी बनाई गई है। औद्योगिक विकास के लिए 23 नए क्षेत्रों में 250 करोड़ का प्रावधान किया गया। चलिए आज बजट पर चर्चा करेंगे और सबसे पहले हम अपने मेहमानों से आपको मिलवाएंगे। KS चौहान बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए, साथ ही रवि गुलालिनी जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए, आयुष गर्ग आर्थिक विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ गए और मनीष बोरा जी वरिष्ठ पत्रकार जुड़ गए। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है और डिबेट की शुरुआत रवि जी के साथ करना चाहूंगी। रवि जी, 1,72,000 करोड़ का ये बजट पेश किया आज ओपी चौधरी ने, वित्त मंत्री ने, लेकिन इस बजट को सीधे सीधे ये कह दिया गया कि ये भ्रष्टाचार का बजट है। आखिर इतने बड़े बजट पे भी भ्रष्टाचार का बजट क्यों कहा गया? देखिए, कबीरदास जी का एक दोहा है, बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। 1,72,000 करोड़ का बजट बना करके भारतीय जनता पार्टी इसका श्रेय ले रही है, लेकिन आप योजनाओं पर गौर करिए। इतना फैला दिया गया है चीजों को कि किसी भी योजना के लिए जितना अप्रोप्रिएट यानी जितनी जरूरत होती है उतना पैसा दिया ही नहीं गया है। मैं एक एक करके आता हूं। स्टेट कैपिटल रीजन की बात करिए, 3 साल पहले बजट में कहा गया कि स्टेट कैपिटल रीजन की स्थापना की जाएगी और हमारे प्रदेश में रायपुर में इस स्टेट कैपिटल रीजन में मोनोरेल चलाई जाएगी। 2 साल बाद आज वही बात सेम चीज रिपीट हो रही है और उसमें यह कह रहे हैं कि अभी हमने मोनोरेल कैसे चलेगी उसके लिए एजेंसी तय कर ली है, उसके लिए अभी बजट एलोकेट कर रहे हैं। आप बताइए ये आखिर मोनोरेल या स्टेट कैपिटल रीजन कब तैयार होगा, ये कब मिलेगा? 5 साल में 2 साल तो सरकार को हो गए हैं। 5 साल का विजन डॉक्यूमेंट उन्होंने शुरू में रखा था कि 2028 तक के हम यहां पहुंच जाएंगे, लेकिन 2 साल तक अभी आप एजेंसी नहीं तय कर पा रहे हो, तो आप कब स्थापित करोगे, कब वो चीज होगी? दूसरी बात, आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर आइए। इन्होंने लास्ट ईयर बजट में 9,500 करोड़ से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में दिया था, अभी 9,400 कुछ करोड़ का है, मतलब पिछले बजट से भी कम एलोकेशन। एक तरफ तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, अधोसंरचना की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे नहीं दे रहे। तीसरी तरफ इन्होंने एक बात कही, छत्तीसगढ़ में 36 नई सड़क बनाएंगे। 36 नई सड़क के लिए बजट एलोकेशन कितना है? 200 करोड़। आप अभी वित्त मंत्री जी को अगर सुन रहे थे तो वो भानपुरी से दोरनापाल की वो बात कर रहे थे कि सड़क बनेगी, ऐसे कई सारी सड़कों का उन्होंने नाम लिया। एक एक सड़क जो है वो मिनिमम 25 से 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर की है। अगर आप भाग करते हैं 200 करोड़ को 36 सड़कों में, तो एक सड़क के लिए 5 करोड़ भी नहीं आता है। आप मुझे बताइए
बनेगा कैसे? जी। और अगर 5-5 करोड़ रुपए आप इतनी बड़ी सड़क को डेवलपमेंट के लिए लगा देंगे तो भ्रष्टाचार नहीं होगा तो क्या होगा? पेपर में सब बन जाएगा, सारी चीजें दिख जाएंगी कि यहां से वहां तक ये बन गया, लेकिन एक्चुअल में कुछ नहीं होगा। चौथी बात मैं कहना चाहूंगा कि इन्होंने कहा था 2 साल पहले जब बीजेपी की सरकार थी तो कहते थे कि कांग्रेस कर्जा लेती जा रही। अभी बजट देखिए, 1,72,000 करोड़ में से अभी सरकार 2,000 करोड़ का रेवेन्यू डेफिसिट बजट पेश की है, मतलब सकल घाटा है, रेवेन्यू डेफिसिट है 2,000 करोड़ का। और उसके बाद मंत्री जी खुद कह रहे हैं 29,000 करोड़ का कर्जा लेंगे। आप मुझे ये बताइए, डबल इंजन की अगर सरकार चल रही है तो ग्रांट आनी चाहिए कि लोन आना चाहिए? इनको पैसा मिलना चाहिए ना, कि देखिए केंद्र पैसा दे रहा है लेकिन पैसा नहीं दे रहा है, इनको भी बोल रहे हैं लोन ले लो। तो अगर आप लोग वित्तीय प्रबंधन उस चीज को मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो कांग्रेस को इस चीज के लिए क्रिटिसाइज क्यों करते थे? अब करके दिखाओ ना। जब करके दिखाने की बारी आ रही है तो आप भी उसी पॉलिसी पे हो जिसमें कांग्रेस थी, तो क्रिटिसाइज क्यों करते थे? एक्सेप्ट करिए कि आप लोग बातें करते थे लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं चौहान जी से। इसका जवाब ले लेते हैं चौहान जी। बजट गति का नहीं, दुर्गति का बजट, बड़ी बात कही गई इस बजट को लेकर, क्या कहेंगे? देखिए मोहतरमा, जिसको जो जैसा होता है उसको वैसे ही चीजें दिखती हैं जी। दुर्गति इनकी पार्टी की हो गई है, इनके नेताओं की हो गई है, इनके कार्यकर्ताओं की हो गई है, इनके प्रवक्ताओं की हो गई है, जो बैठने के योग्य हैं। तो उस हिसाब से ये तो यही बोलेंगे कि हाँ ये दुर्गति का ही बजट। तीसरी बात ये है, ये आप मुझे ये बताइए कि क्या दुर्गति इसलिए हो गई कि 350 करोड़ रुपए हम लोग मतानीन बहनों के लिए दे रहे हैं? क्या दुर्गति इसलिए हो गई कि 200 करोड़ रुपए की सड़क दे रहे हैं? क्या दुर्गति इसलिए हो गई कि 100 करोड़ रुपए हमने और हमारे कृषि के प्रोसेसिंग प्लांट और पोल्ट्री फार्म के लिए? क्या जी ठीक है, हमारा संपर्क टूट गया है चौहान जी से, दोबारा कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने के लिए। आयुष गर्ग आर्थिक विशेषज्ञ भी हमारे साथ जुड़े हैं, आयुष जी की तरफ रुख करेंगे। आयुष जी, क्या लगता है आपको, इस बजट में छोटे और मध्य व्यापारियों के हितों को पर्याप्त ध्यान रखकर बनाया गया ये बजट है? हालांकि कांग्रेस तो इस बजट को दुर्गति बजट बता रही है। नमस्ते मैम, धन्यवाद। मैं बताना चाहूंगा पहले मैं बजट क्या होती है अपने दर्शकों को। बजट गवर्नमेंट का रोड मैप है, इंटेंट क्या है गवर्नमेंट का वो बजट से समझ में आता है। आने वाले वर्षों में गवर्नमेंट कहाँ हमें ले जाना चाह रही है ये इस बजट से समझ में आ रहा है। गवर्नमेंट का जो इस वर्ष का बजट है 1,72,000 करोड़ का बजट है, बिल्कुल, जिसमें गवर्नमेंट ने हर एक स्कीम के लिए, सोशल वेलफेयर हो या अलग अलग स्कीम्स के भी पैसा रखा है, और छत्तीसगढ़ को इन्वेस्टमेंट रेडी डेस्टिनेशन बनाने की भी बात कही है। बिल्कुल। आप देखेंगे कि एजुकेशन सिटी की इससे बात की गई है, कनेक्टिविटी की बात की गई है, ट्रांसपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सबकी बात की गई है। तो इसमें आप देखेंगे बस्तर एरिया के लिए स्पेसिफिक बहुत महत्व दिया गया है, ग्रामीण एरिया के लिए बहुत महत्व दिया गया है, क्योंकि छत्तीसगढ़ हमारा ग्रामीण डिपेंडेंट है। अगर फार्मर्स के पास पैसा आता है तो वो जाके शहरों में भी खर्चा करते हैं जाके, तो ओवरऑल इकोनॉमी में पैसा फ्लो होता है। तो नो डाउट बजट बहुत ही अच्छा रहा है, सब कुछ को जितने भी वर्गों को है सबको इन्होंने साझा है। आप देखेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की गई है, टूरिज्म को बढ़ावा देने की बात की गई है इस बजट में जी। तो जितना गवर्नमेंट दे सकती है, जहां जहां ध्यान दे सकती है वहां पे दी गई है। मैं एक और बात फोकस करना चाहूंगा टूरिज्म को लेके। गवर्नमेंट 5 करोड़ रुपया सोशल इन्फ्लुएंसर को देने की बात की गई है कि आपके जहां जहां हमारे डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, उसको प्रमोट करने के लिए कि लोग बाहर से आए और यहाँ पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन को विजिट करें जी। तो मेरे हिसाब से जो बजट है उसमें गवर्नमेंट ने जितना भी जहां दे सके वहां पे दिया है, परंतु अब देखने की बात यह कि इसका इम्प्लीमेंटेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कैसा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि सरकार ने ध्यान जरूर रखा है कि जहां पर जितना देने की जरूरत थी उस पर ध्यान रखा। बहुत अच्छी आपने बात कही। वापस आपके पास आएंगे, वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ बने हुए, वरिष्ठ पत्रकार की तरफ रुख करेंगे। क्या लगता है आपको सर मनीष जी, बजट का कुल आकार 1,72,000 करोड़ तक बढ़ गया है, इससे क्या हम मान लें कि राज्य की वित्तीय स्थिरता पर दबाव नहीं पड़ेगा? एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। देखिए, राज्य की आर्थिक स्थिति पर क्या दबाव पड़ेगा ये तो आने वाले समय में पता चलेगा इस बजट से। लेकिन एक चीज ये जरूर दिख रही है इस बजट में, जैसा कि
हमारे जो साथी हैं आयुष भाई कह रहे थे, निश्चित रूप से इस बजट को सर्वसमावेशी विकास का बजट कहा जा सकता है और इसमें हर वर्ग को संतुष्ट करने का प्रयास किया गया है। और इसके साथ साथ यदि हम बात करें हर वर्ग को संतुष्ट करने के साथ साथ बस्तर और सरगुजा जो आदिवासी क्षेत्र है उस पर विशेष फोकस करके और उन क्षेत्रों के विकास को गति प्रदान करने के लिए अलग से प्रावधान किए गए। बस्तर सरगुजा विकास प्राधिकरण है उसको लेकर के स्पेशल प्रावधान किया, लगभग 75 करोड़ रुपए का प्रावधान उसमें किया गया। इसके साथ साथ वहाँ पर मेडिकल कॉलेज, स्कूल और बाकी चीजों के लिए भी मोबाइल टावर के अलग से प्रावधान वहाँ पर किए गए हैं। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि सरकार का ये जो बजट है यदि राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बस्तर और सरगुजा छत्तीसगढ़ के वो क्षेत्र हैं जहाँ से छत्तीसगढ़ सत्ता प्राप्ति का रास्ता खुलता है। तो ये उन क्षेत्रों को फोकस करके आने वाले समय का जो उनका रोड मैप है उसको क्लियर कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज है कि जो बात केंद्र की मोदी सरकार करती है कि 2047 में विकसित भारत की जो परिकल्पना मोदी सरकार करके चल रही है उसकी छाया भी बजट में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रही है। देखिए सभी वर्गों को समाहित करने का प्रयास किया गया, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर हो, किसानों के विकास को लेकर हो, महिलाओं को लेकर हो, युवाओं को लेकर हो, बेरोजगार को लेकर हो, किसानों को लेकर हो, आदिवासियों को लेकर हो, हर वर्ग को जो है सीधे तौर पर यहाँ पर संतुष्ट करने का प्रयास किया गया। राजधानी रायपुर को लेकर के भी विशेष प्रावधान जो है बजट में किए गए हैं। यदि हम बात करें जैसे महिलाओं को लेकर है, महिलाओं में महतारी वगैरह योजना तो है कि उसके साथ साथ महिलाओं को जो पंजीयन शुल्क होता है उस पर 50% छूट देने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ साथ महिला एवं बाल विकास का जो ओवरऑल बजट था वो 10,857 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया। युवाओं के लिए युवा दर्शन योजना प्रारंभ करने के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उसके अलावा 1,97 करोड़ का प्रावधान शिक्षा के लिए किया गया है। किसानों के लिए यदि हम बात करें तो 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किसानों के लिए किया गया। गन्ना किसान जो होते हैं उनको बोनस देने के लगभग 60 करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया। बिल्कुल सभी वर्गों को जो है इसमें संतुष्ट करने का प्रयास जो सीधे तौर पर नजर आता है। बिल्कुल बिल्कुल सभी वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास बजट में किया गया। वापस आपके पास आएंगे चौहान जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये बोलना चाह रहा था कि हमारे अभी साथी प्रवक्ता ये बोल रहे थे कि 29,000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया जा रहा है जी। तो मैं ये साथी प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि जब कर्जा लिया जाता है कोई राज्य के द्वारा तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, ये आपको समझ के बैठ के और समझ के ये डिबेट में बैठना चाहिए कि टोटल जीएसडीपी का 3% के आसपास जो मानक रहता है वो आइडियल कहा जाता है। और हमने जो कर्जा लिया है वो 2.97 का ही प्रतिशत आ रहा है, जो कि आपके जो राज्य हैं जैसे केरल हो गए और आपके शासित राज्य हैं उसमें लगभग 3.5 से 4% जाता है। तो आपको ये समझ के चलना चाहिए। तो दूसरी बात, आपने बोला कि 29,000 करोड़ का हम लोग कर्जा ले रहे हैं, तो उसमें आप ये मत भूलिए कि 26,000 करोड़ का कैपेक्स इनकम है। कैपिटल मतलब जो जनरेट करेगी, जो इन्वेस्टमेंट है वो है 30,000 करोड़ रुपए का। मोहतरमा मैं एक बात बता दूं कि इनकी जो भूपेश सरकार थी ये 3 साल का बजट का पूरा कैपेक्स इन्वेस्टमेंट निकालेंगे ना तो 3 साल का 26,000 करोड़ रुपए हो रहा था, जो हमने 1 साल में 26,000 करोड़ किया है। उसके बाद ये बोल रहे थे कि आपका आकार क्या, आपका आकार क्या है, और इन्होंने अपनी बात चालू की थी बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। तो बड़ा नहीं होना चाहिए था और कम होना चाहिए था, आपके हिसाब से बजट कम होना चाहिए था क्या? आपका बजट हर साल नहीं बढ़ता था, लेकिन जिस हिसाब से आपने 5 साल में 30% नहीं बढ़ाया था बजट, हमने पिछले 2 साल में अपना 30% का बजट बढ़ाया है। जैसे हमारे आयुष जी बोल रहे थे कि हर वर्ग को ध्यान में रखा हुआ है, इन्होंने बोला है कि हर वर्ग को दे दिए, हर वर्ग को दे दिए। तो ये तो इनकी सोच है, इनकी सोच नकारात्मक हो गई है, इनकी सोच नाफरमानी की हो गई है, इसी वजह से ऐसी बातें करते हैं। दूसरी बात ये है, ये आप ये भी देखिए कि जीएसडीपी जो हमारी 11.53 के ऊपर जा रही है, ये ऐतिहासिक है। उसके बाद रियल ग्रोथ अगर मानेंगे वो जो हर राज्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहती है, और वो एवरेज जो रियल ग्रोथ है वो 8% है, हमारी 8.11% है। उसके बाद आप ये देखेंगे कि
इनकम पर कैपिटा 10.07% जहां आता है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। जो महंगाई है वो लगभग 7.83 के आसपास आके रुक जाती है। वही हमारी जो इनकम है, हमारी पर कैपिटा इनकम है, वो 10.07 तक जाती है। उसके बाद महत्वपूर्ण मोहतरमा, जो 4,000 करोड़ रुपया मनरेगा में दिया गया है, वो आज तक नहीं दिया गया। भूपेश सरकार में लगभग वो 600-650 करोड़ रुपए में आके जहां रुक जाता था, और जो मनरेगा बोला करते थे और उसके ऊपर नाम लिया करते थे और उंगलियां उठाया करते थे, 4,000 करोड़ रुपए में स्पेशली आपके माध्यम से ये वित्त मंत्री जी को आपके माध्यम से मैं साधुवाद देता हूं आम छत्तीसगढ़िया होने के नाते, कि उन्होंने 4,000 करोड़ रुपया मनरेगा में जो दिया है वो बहुत अभूतपूर्व है, जिसका गांव का विकास तो होगा ही होगा, और वहां पर जो बाहर जो जाने वाले जो हमारे भाई बहन है वो भी रुकेंगे, और वो यहीं पर रह के अपनी रोजगार की स्थिति को और अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा कदम है। और उसके बाद जो आप ये बोलते हैं कि 5-5 करोड़ रुपए लगाएंगे, आपने ये बता दीजिए कि 100 करोड़ रुपए का आपने कोई भी शिलान्यास किया हो और फीता काटा हो, आपने दम नहीं था। 200 करोड़ रुपए की हमने जो बोला है हमने कि रोड चालू कर रहे हैं, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। अभी आज तक आप कुछ कर पाएंगे ग्रामीण के लिए? आप पूरे 5 साल में आप देख लीजिए 200 करोड़ रुपए की आपने बनाई हो अपने दम पर। जी ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं। रवि जी क्या कहेंगे? कांग्रेस की सोच ही नकारात्मकता की जो हो गई है सोच कांग्रेस की, इतना अच्छा बजट, साथ वरिष्ठ पत्रकार भी कह रहे हैं कि सर्वसमावेशी बजट है, लेकिन आपको खामियां नजर आ रही है इस बजट में। देखिए, इस बात खामियों की नहीं है। आप ये बताइए, बजट में आप सबको देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन किसी के भी पास ढंग से पैसा नहीं आ रहा है, तो आप इसको क्या कहेंगे? हम तो कह रहे हैं ना, आप अगर सबको संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, करते हैं ना, आपके डबल इंजन की बात करते हैं, आपने 1,72,000 करोड़ का बजट पेश किया है, बढ़ाते हैं इसको 2 लाख करोड़ के ऊपर लेकर के जाते, कौन रोका था? एक तरफ आप कहते हैं डबल इंजन, दूसरी तरफ आप कहते हैं कर्जा लेना है हमको, और FRBM एक्ट की अभी हमारे प्रवक्ता जी जो है वो बता रहे थे कि FRBM एक्ट के अंतर्गत के फिगर है। हम भी कह रहे हैं बिल्कुल FRBM एक्ट के अंतर्गत 3% की गाइडलाइन है, उसके अंतर्गत ही वर्तमान सरकार है। लेकिन भाई साहब ये तो बताइए, कर्जा क्यों ले रहे हो? आप तो कर्जा लेने के लिए कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते थे ना। 2 मिनट चौहान साहब, 2 मिनट चौहान साहब, जब आप बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था। आप लोगों को ग्रांट लेनी चाहिए थी सेंटर से, आप लोगों को सेंट्रल से पैसा लेके आना चाहिए था कि हम स्टेट में, आप अभी 26,000 करोड़ की बात कर रहे हैं ना कैपिटल एक्सपेंडिचर की, आपको 50,000 करोड़ करना था, और यह साबित करना था कि वाकई में बीजेपी जो बोल कर रही है आपने नहीं किया। पहली बात। दूसरी बात, पिछले 2 मिनट चौहान साहब, पिछले साल का कैपिटल एक्सपेंडिचर आप उठाइए, लगभग 22,000-23,000 करोड़ के कैपिटल एक्सपेंडिचर का बजट अनुमान था। क्या नया बना 2 साल? पिछले साल में क्या एक नया रोड बना? बिल्कुल नहीं। क्या कोई नई ब्रिज बनी? बिल्कुल नहीं। क्या कोई नई बिल्डिंग, जिसका आप लोग कह रहे हो कि आपने शिलान्यास, भूमि पूजन, फीता काटा, कुछ नहीं? तो आप मुझे ये बताइए, ये पैसे गए कहां? जो 22,000, 23,000, 25,000 करोड़ का आप एस्टिमेट कर रहे हो, ये पैसा जा कहां रहा है? तभी तो हमारे चरणदास महंत जी, नेता प्रतिपक्ष, कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की बू आ रही है, कि आप जो है छोटा एलोकेट कर दो, पैसे उसमें से निकल भी जाएंगे, लेकिन कुछ बनेगा ही नहीं। बनाने के लिए आपको प्रॉपर फंड देना पड़ेगा। और अभी आप बात कर रहे थे कि कांग्रेस ने क्या किया। जी। जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं ना, जिस नई विधानसभा में सब बैठ करके वहां पर अभी बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और वित्त मंत्री जी जिसका बजट पेश कर रहे हैं, इसका भूमि पूजन कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। सरकार बदल नहीं तो आप लोग जो है शिलान्यास करके घुसे हो, लेकिन उसकी नींव कांग्रेस ने रखी थी। क्या बात करते हो चौहान साहब? आप लोग कर्जे में कर्जा लिए जाओ, एक नया रोड मत बनाओ, एक नई नाली नहीं बन रही है, एक नई नाली नहीं बन रही है। नगर निगम को भी आप बता दीजिए आपने क्या बजट दिया है। आप लोगों ने हर के सारे जितने भी अपने हेड्स हैं, उसमें के मुंह में जीरे के बराबर पैसे दिए हैं कि अल्टीमेटली कोई नई चीज बन ही नहीं पाएगी। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ऊंट के मुंह में जीरा, क्या कहेंगे?
चौहान जी, मेरा सिर्फ एक सवाल। अरे जवाब दो, सवाल पे सवाल क्यों कर रहे हो? जवाब दो ना। अरे सवाल क्यों कर रहे हो? जवाब दो ना। सुन लीजिए जी, कहिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला। देखिए, मेरा सिर्फ एक सवाल जो है इनके सभी सवालों का जवाब दे रहा है। वो ये है कि इस साल जो जितने भी मंत्रालय में हमें जितने भी पैसे प्रस्तावित किए हैं, क्या आपने उससे ज्यादा किसी भी 5 साल में आपने प्रस्तावित किए थे किसी भी मंत्रालय में? जी नहीं। हमने हर मंत्रालय में इनसे ज्यादा का एलोकेट किया है पैसा। आपकी सरकार से बेहतर हमारा था। नहीं बोला। अरे आपने पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं ना। ठीक है रवि जी, सुन लेते हैं। रवि जी आपके पास भी आएंगे, सुन लेते हैं उनकी बात। मैंने सवाल किया था। ठीक है, सुन लेते हैं जी। आपका जब टर्म आएगा तो बोलेगा ना। मैं एक भी मंत्रालय का मैं चैलेंज करता हूं कि भूपेश सरकार ने पूरे 5 साल में जो भी एक मंत्रालय, कोई भी मंत्रालय चुन लीजिए, और इस मंत्रालय का जितना हमने एलोकेट किया है, जितना हमने किया है, उतना पैसा आप लोगों ने नहीं बांटा। दूसरी बात बोलते हो नहीं, समाज न्याय से चलता है। सभी को आप पैसा नहीं देंगे, जो हर एक आदमी का हक है, हर एक जाति का हक है, हर एक क्षेत्र का हक है, तो वहां पर आप एलोकेट नहीं करोगे पैसा, आप नहीं दोगे पैसा, तो एक वर्ग को दोगे, एक वर्ग को नहीं दोगे। आप खुद ही टीवी चैनल पे बोलते कि एक वर्ग को दिया गया, दूसरे वर्ग को नहीं दिया गया, एक क्षेत्र को दिया गया, दूसरे क्षेत्र को नहीं दिया गया। हमने बेरोजगार से लेकर उद्योगपति तक पैसा दिया है, हमने सरगुजा से लेकर बस्तर तक पैसा दिया है, हमने 18 साल की बच्चियों से लेकर मैतानिन तक पैसा दिया है, हमने एक बच्चे से लेकर वृद्धा तक पैसा दिया है, हमने आदिवासी से लेकर एक सामान्य आदमी तक का पैसा दिया है। हमने पैसा जो एलोकेट कराया है। और सबसे मेन बात ये है कि जो 26,000 करोड़ रुपए जो कैपेक्स हमने इन्वेस्टमेंट किया है, उन्होंने 3 साल आप कैपेक्स इनकम आप निकालेंगे, भूपेश सरकार का तो 26,000 करोड़ रुपए होता था, जितना हमने 1 साल में किया है। 16% कैपेक्स इनकम, लेकिन देखिए आज तक नहीं हुआ था। लेकिन चौहान जी, कर्ज की भी बात हो रही है, बढ़ते कर्ज की भी बात हो रही है, कांग्रेस भी यही पूछ रही है। अरे उसका जवाब तो मैं बहुत साधुवाद देता हूं कि रवि गौरानी जी ने खुद बोला कि हम अंडर लिमिट में हैं, 2.97% में है। इन्होंने खुद बोला। मना कर रहा है, और उसके बाद प्रश्न ही नहीं है, वो तो 3% का गाइडलाइन है एफआरबीआई में, कोई राज्य नहीं जा सकता उसके ऊपर। ये क्या पॉइंट बन गया? बात ये आ रहा है कि आप कर्जा क्यों ले रहे हो? कैपेक्स इनकम में शाली दी, आप इनसे पूछिए ना कर्जा क्यों ले रहे हैं? बिल्कुल देखिए सवाल उठता है। आप इनसे पूछिए कर्जा क्यों ले रहे हैं? बिल्कुल सवाल उठता है। डबल इंजन सरकार में कर्जा क्यों लिया जा रहा है? डबल इंजन सरकार में ग्रांट आनी चाहिए, पूछिए। जी बिल्कुल, सुन लीजिए। जी आपने बोला कि 50,000 करोड़ रुपए लेना चाहिए था, आपने 50,000 करोड़ लिया क्या? उसके बाद भैया हमारे साथ तो भेदभाव था। सुन लीजिए, आपकी तो डबल इंजन की सरकार है, बड़े वादे आप कर रहे हो। वैशाली जी को पूछिए ना, केंद्र इनको क्या सपोर्ट कर रहा है, बताइए। गलत बात है। नहीं आप बताइए ना, चलिए आप बताइए, मैं सुन रहा हूँ। ये गलत बात है, आपका जब टर्न आएगा तब बोलिएगा। बिल्कुल मैं रुक गया, आपके बीच में बोला क्या? ठीक है, आप कहिए। अब मैं ये बोलता हूँ कि 50,000 करोड़ रुपए का आप बोलते हो कि कैपेक्स इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था। आप जब 3 साल में 6,000 करोड़ रुपए करते हो, तो 50,000 जब हम 50,000 करेंगे तो आप 1 लाख बोलोगे। बिल्कुल बोलना चाहिए आपको, क्यों नहीं? लेकिन पहले ये आप देखनी चाहिए कि वित्तीय, हम तो चाहते हैं कि 2 लाख करोड़ का हो, लेकिन हम हमारी बात नहीं करते हैं। तीसरी बात, आपने बोला कि भ्रष्टाचार। आप लोग क्या नीति निगम में है कि हम लोग 2 साल से इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और आप लोग एक एफआईआर आएंगे, आपके पास आएंगे ठीक है, आपके पास आएंगे, जरूर आपके पास आएंगे। ठीक है, आपके पास वापस आएंगे। वरिष्ठ पत्रकार की तरफ अभी रुक करना चाहेंगे। रवि जी आपके पास आएंगे, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। क्या लगता है सर आपको, जल संसाधन और सिंचाई परियोजना के लाभ का सामाजिक और आर्थिक मूल्यांकन क्या होगा? सवाल बहुत कैसे ले रहे हैं, सुन नहीं पाया। जी अब आपको आवाज आ रही है?
हाँ, आवाज आ रही है, सवाल दोहराएंगे फिर। बिल्कुल, सवाल यह है कि जल संसाधन और सिंचाई परियोजना के लाभ का सामाजिक और आर्थिक मूल्यांकन क्या है? क्योंकि जल संसाधन और सिंचाई दोनों एक ऐसा महत्वपूर्ण, देखिए छत्तीसगढ़ जो है वो कृषि प्रधान प्रदेश है, और यहाँ पर देश जो है वो किसानों के आधार पर होती है, सरकारें भी किसानों के आधार से बदलती है, बनती है। तो यदि आप बात करें सिंचाई को लेकर के और कृषि को लेकर के, तो निश्चित रूप से एक बड़े प्रावधान इस बजट में किए गए हैं, और उसके माध्यम से इकोनॉमी जो होती है, इकोनॉमी को चलाने के लिए बेसिक है कि जहां से आपका जनरेशन हो रहा है वहां पर आपको फंड लेके करना पड़ेगा। तो इसके फसल बन रही है, फसल कहां से बनेगी? सिंचाई से बनेगी। तो वहां पर यदि आप फंड जनरेट कर रहे हैं, कृषि के लिए आप प्रावधान कर रहे हैं, किसानों के लिए भी आप प्रावधान कर रहे हैं, तो उससे निश्चित रूप से इकोनॉमी जो है आपकी ग्रो करेगी। और यदि आप देखें तो कांग्रेस की सरकार में कोरोना काल के दरमियान भी यदि इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान किसानों को दिए जा रहा बोनस था। तो इस बात को समझना होगा कि किसानों के माध्यम से आर्थिक स्थिति जो है प्रदेश की वो सुधर होगी। तो इसके दिशा में किए गए प्रावधान जो है वो निश्चित रूप से आने वाले समय में अच्छे परिणाम दे सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आयुष जी भी हमारे साथ जुड़े। आयुष जी, एक छोटा सा सवाल ये कि बजट में डिजिटल कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी के प्रावधान है, इसमें रोजगार, शिक्षा और ग्रामीण विकास पर असर कितना पड़ेगा? मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग ROI पे डिपेंडेंट है। मैं जस्ट ये बताना चाहूंगा, जैसे अब सरकार लोन ले रही है तो उसका ROI भी हमको देखना पड़ेगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर और ब्रिज पे खर्चा हो रहा है, मोबाइल नेटवर्क पे खर्चा हो रहा है, तो उसका क्या रिटर्न है? आपने जैसा कि पूछा कि अगर डिजिटलाइजेशन हो रहा है, AI पे खर्चा हो रहा है, तो उसका आउटकम क्या होगा? अब क्या हो गया, मार्केट आपका ग्लोबल हो गया। आज हम देखते हैं कि यूएस ने टैरिफ लगाया, किसी और कंट्री ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, तो अभी हमको ग्लोबल मार्केट बनने का नीड है। ग्लोबल छत्तीसगढ़ के लिए स्पेशली हमारे मोबाइल नेटवर्क होने जरूरी है। अब गांव-गांव से आप चाहे तो कहीं भी अपना सामान एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी सर्विस आप कहीं पे भी दे सकते हैं, लेकिन इंटरनेट कनेक्टिविटी उसके लिए नीड है। तो उसको बढ़ाने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। AI और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट ला रही है। मोबाइल नेटवर्क जहां जहां नहीं है, आज मोबाइल के थ्रू इंटरनेट कनेक्ट कर सके, इसलिए मोबाइल नेटवर्क बढ़ा रही है सरकार। तो इससे निश्चित तौर से आपका इनकम में भी बढ़ोतरी होगी। आज आप अचार बनाती है हमारे गांव की महिला, या पापड़ बनाती है, तो उसको भी आप बेच सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से। ये रोजगार देने के लिए बहुत अच्छा रहेगा अगर टेक्नोलॉजी से भी अपन हो जाए तो। जी बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, वापस आपके पास आएंगे। रवि जी कुछ कहना चाह रहे थे, आपकी बात अधूरी थी। रवि जी देखिए, अभी KS चौहान साहब को मैं सुन रहा था जी, वो कह रहे थे कि कांग्रेस ने कर्ज लिया और कांग्रेस ने ये नहीं किया। भाई देखिए, अभी डबल इंजन की सरकार है। आप लोग तो यही बोले थे जनता को कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो आप लोग इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करेंगे, डबल इंजन की सरकार आएगी तो कांग्रेस कर्जा ले रही है, आप लोग कर्जा नहीं लेंगे। लेकिन सत्ता में आते ही आप लोगों की बातें क्यों बदल गई? आज के समय में तीसरे बजट में आप अगर कंसेक्यूटिवली वैशाली जी तीनों बजट को उठाएंगे ना, तो ऑन एन एवरेज पहले बजट में लगभग 17-18 हजार करोड़ के लोन का प्रावधान था, उसके बाद दूसरे बजट में 22,000 करोड़ का प्रावधान था, और इस बार 29,000 करोड़ का प्रावधान है। आप मुझे ये बताइए, वर्तमान सरकार के वित्त मंत्री OP चौधरी जी, जो IAS ऑफिसर भी रहे हैं, हाईली एजुकेटेड है, एक बहुत बड़ा ऑरा क्रिएट करके आए थे, कहां गया ऑरा? आप तो 3 साल भी नहीं हुआ है, लगभग 60,000 करोड़ का कर्जा बढ़ा रहे हैं। और अभी आयुष भाई ROI की बात कर रहे थे कि अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें इन्वेस्टमेंट क्या हो रही है, रिटर्न क्या आ रहा है। आप बताइए, अगर सरकार कर्जा बढ़ाती चली जाएगी तो क्या उसका असर ROI पे नहीं आएगा? क्या हम लोन ले करके अगर बोलेंगे कि हमको ये काम करना है, तो आप मुझे बताइए क्या उसका असर हमारे आम नागरिकों पर नहीं आएगा? अगर बीजेपी के पास कोई ठोस स्ट्रेटेजी थी तो मुझे ये बताया ना, ये डेफिसिट का बजट क्यों आया? वित्त मंत्री जी तो सरप्लस का बजट लेकर के आते, घाटे का बजट क्यों लेकर आए हैं? 2,000 करोड़ का रेवेन्यू लॉस का बजट लेकर के आए हैं। आप इस बात से समझ लीजिए कि जी ठीक है, हमारा संपर्क टूट गया। रवि जी से हमारा संपर्क टूट गया है।
बिल्कुल, हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन यही कहेंगे कि समय भी हो चला है। इसका जवाब जरूर बीजेपी से लेते, लेकिन अभी हमारा संपर्क टूट गया है। फिलहाल यही कहेंगे कि सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि कुल मिलाकर ये बजट छत्तीसगढ़ के क्षेत्र को जोड़ने और युवा किसान सभी को ध्यान में रखकर बनाया गया, लेकिन बजट आते ही इस पर बहस भी छिड़ गई है। जिस तरीके से कांग्रेस ने निशाना साधा है, कांग्रेस ने कहा है कि ये भ्रष्टाचार का बजट है। अब देखना है कि बजट की ये बहस कितनी और ज्यादा आगे बढ़ती है। फिलहाल आज बजट की बहस पर इतना ही। नमस्कार।